एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो प्लीज जमकर पढ़ाई करिए। पढ़ाई के साथ थोड़ा समय निकालकर अपने आप को एक्स्ट्रा एक्टिविटी निकालिए, जो कि बहुत जरूरी है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी मॉर्निंग में हम आपसे प्रॉमिस प्रॉमिस किए थे कि इवनिंग में 29 जून 2024 का करंट अफेयर्स हम पढ़ाएंगे। तो वही क्लास हम लेने जा रहे हैं। तो कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसीलिए 28 जून का करंट अफेयर्स नहीं ले पाया था। आज लिया मॉर्निंग, और 29 जून का अभी लेने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो तो प्लीज़ हमको माफ़ करिएगा। चलिए करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी अभी भी आवाज़ हमारी थोड़ा सा भारी है, तो प्लीज़ हमको माफ़ करिएगा आप लोग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स 29 जून बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर 29 जून 2024 करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला, अभी युद्ध अभ्यास हुआ, एयर युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया और इजिप्ट। उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स को ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा। एयर युद्ध अभ्यास है, किस किस कंट्री के बीच में हुआ, वो युद्ध अभ्यास का नाम क्या है वह, और किस कंट्री में हुआ वह। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। क्या है अभ्यास? अभ्यास कोपेक्स। अभ्यास कोपेक्स ये क्या है? यह एयर एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा, यह एयर एक्सरसाइज है। अब किस किस कंट्री के बीच में हुआ है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन यहां से बन गया, क्या है? एयर एक्सरसाइज है, किस किस कंट्री के बीच में हुआ? इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में हुआ। दूसरा बन गया क्वेश्चन। तीसरा क्या है? कहां पर हुआ, इंडिया में कि इजिप्ट में? अब दो कंट्री के बीच में हो रहा है, तो डेफिनेटली दोनों कंट्री में ही होगा, या तो इंडिया में होगा या तो इजिप्ट में होगा। इस साल इजिप्ट में हुआ है। इंडिया से कौन कौन से एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट किए हैं? हमारा फेवरेट राफेल, खतरनाक है। ओके, कौन कौन से पार्टिसिपेट किए हैं? राफेल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट किया है। और C-17 ग्लोब मास्टर, ये क्या होता है? C-17 ग्लोब मास्टर यह एयरक्राफ्ट है। इसमें क्या करते हैं, जो गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, या सोल्जर्स जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम होता है। इन सब के लिए यह जो C-17 ग्लोब मास्टर, उसका उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा है। और राफेल के बारे में जितना तारीफ किया जाए उतना कम। समझ में आ गया? ये कहाँ से लिया गया है पता है आप लोगों को? कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा आप लोग, किस कंट्री से हम लोगों ने इसको खरीदा है राफेल एयरक्राफ्ट। गॉट इट? चलिए बता देते हैं, फ्रांस। फ्रांस। आप लोग बताइए कितने खरीदे हैं, कितने राफेल हम लोगों ने फ्रांस से खरीदे हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको ब्रेक करके पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको ब्रेक करके पढ़ना है। नोट डाउन कर लीजिएगा। गॉट इट? नेक्स्ट है, अभी आप लोगों को पता है पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और 18th लोकसभा, जो 18th लोकसभा का इलेक्शन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद सेशन स्टार्ट हुआ है। जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है जनरल इलेक्शन के बाद, जो सबसे पहला सेशन होता है, उसको द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं, बातचीत करते हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर्स में काम हो चुके हैं उनके बारे में उनको बताते हैं, और अगले साल के जो एजेंडा होता है उनके बारे में कुछ बताते हैं। समझ में आ गया? और ये जो अधिकार है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को जो अधिकार है, वो कहाँ से मिलता है? तो संविधान से मिलता है। संविधान के किस आर्टिकल से मिलता है? देखिए क्वेश्चन, आर्टिकल 87 से मिलता है। और प्रेसिडेंट जो है कब कब जो दोनों हाउस के ज्वाइंट सिटिंग होती है उससे बातचीत करते हैं, मतलब एड्रेस करते हैं। कब कब देखते हैं, चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे करंट अफेयर्स से भी, क्योंकि करंट अफेयर्स में न्यूज में इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्लस स्टैटिक पोर्शन भी हमारा इंडियन पॉलिटी का पोर्शन टॉपिक है। समझ में आ गया? तो द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी addressed both the house of the parliament, addressed the joint sitting of both houses of
पार्लियामेंट। व्हाट इट, कब? 21 था 27 जून 2024। कौन सा लोकसभा के इलेक्शन के बाद? 18th लोकसभा के इलेक्शन के बाद। गॉट इट? पक्का? दोनों हाउस मतलब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों हाउस के मेंबर लोग बैठे थे और प्रेसिडेंट उनको एड्रेस कर रहे हैं। गॉट इट? और यह अधिकार कहां से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है, अंडर आर्टिकल 87। कब कब प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउस के ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस करते हैं? लोकसभा के जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का तब, और हर साल जो पहला सेशन होता है, कब होता है पहला सेशन? हर साल फरवरी में, तब जाके वो तब एड्रेस करते हैं। 2 बार एड्रेस करते हैं, एक तो लोकसभा के जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति हैं दोनों हाउस राज्यसभा और लोकसभा को एक जगह बैठाकर क्या करते हैं? उनसे बातचीत करते हैं। एक हो गया यह, और दूसरा हर साल जो पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का तब जाकर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं। गॉट इट? क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके प्लीज। सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। अभी नाटो क्या है देखते हैं। जनरल ऑफ नाटो किनको चुना गया है? ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको चुना गया है वह नीदरलैंड के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। नीदरलैंड के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है, मार्क रूट। ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर, ध्यान दीजिएगा, क्या है? पीएम, नीदरलैंड पीएम, इनको चुना गया। अब नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन आ सकता है, ये कब फॉर्म हुआ था? 4 अप्रैल 1945, 4 अप्रैल 1949 को, 1949 को। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हमने 1945 बोल दिया था, सॉरी 1949। हेड क्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल, ब्रसेल। ओके, व्हाट इट, नो प्रॉब्लम। अब पूछा जा सकता है कि नाटो में कितने मेंबर कंट्री? नाटो में 32 मेंबर कंट्री हैं, 32, जिसमें से 30 जो कंट्री हैं वह यूरोपियन कंट्री हैं और 2 जो हैं अमेरिकन कंट्री है। रिसेंटली एक कंट्री यूरोपियन कंट्री है, उसने नाटो को ज्वाइन किया, उसका नाम क्या है? पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्वीडन। तो स्वीडन जो है 32nd कंट्री है, स्वीडन, जिन्होंने नाटो ज्वाइन किया है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, कब फॉर्म हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। 32 मेंबर्स हैं, 30 जो है यूरोपियन यूनियन से है, यूरोपियन कंट्री है मतलब, और 2 जो है अमेरिकन कंट्री है। समझना क्या? 2 जो है वो अमेरिकन कंट्री, कनाडा एंड यूएसए। अब एक क्वेश्चन आता है, ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान दीजिएगा, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों बनाया गया था? ये क्वेश्चन आना चाहिए अब आप लोगों के दिमाग में, क्यों बनाया गया था? आप लोगों को पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सोवियत यूनियन था, रसिया और जो 15-16 कंट्री थे उनको मिलाकर एक सोवियत यूनियन, बहुत पावरफुल ग्रुप था एक तरीके से, उसको काउंटर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो कुछ यूरोपियन कंट्री, अमेरिका साथ में आए और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाए, इसको काउंटर करने के लिए, सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, क्योंकि नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वही सेक्रेटरी जनरल बने हैं इसके, नाटो के। करेक्ट? कितने कंट्रीज हैं इस समय? 32 कंट्री। लास्ट कंट्री अभी रिसेंटली कौन ज्वाइन किया? स्वीडन। स्वीडन कहाँ? स्वीडन का जियोग्राफिकल लोकेशन पता होना चाहिए,
समझ में आ गया। अब ऐसे ही पढ़ना होता है करंट अफेयर्स, आपको लिंक करना पड़ेगा। अब कैसे सीखेंगे आप, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आप लिंक कर पाएंगे, तब आपको लोग हाँ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कोई आपको सिखा नहीं सकता। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और सही तरीके से आप पढ़ाई कर सकते। ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट है इंटरनेशनल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल माइक्रो स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएसएमई। एमएसएमई डे कब मनाते हैं, ये डे कब मनाते हैं हम लोग, 27 जून को। 27 जून को हर साल मनाते हैं। पहली बार इसको कब अनाउंस किया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार इसको यूनाइटेड नेशन, अभी जब भी डे कोई होता है ना इंटरनेशनल डे, वह हमेशा काम कौन करता है, यूनाइटेड नेशन करता है। ध्यान दीजिएगा, बाय यूनाइटेड नेशन इन 2017। समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। किस लिए, अब आपको बता दें किस लिए मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में जो 90% बिजनेस होता है इनके हाथ में होता है, कौन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के हाथ में होता है। पूरे सॉरी, पूरे वर्ल्ड का जो 60 to 70% एम्प्लॉयमेंट है कौन देता है, माइक्रो स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस देता है। इसलिए लोगों के अंदर इसके बारे में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए यह डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। समझ में आ गया। 90% जो बिजनेस है किसके हाथ में होता है, एमएसएमई के हाथ में होता है। ध्यान दीजिएगा, अराउंड 90%, 60 to 70% जो एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करता है, एमएसएमई। ध्यान दीजिएगा। अब पूछा जा सकता है, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या होता है, स्मॉल इंटरप्राइजेस क्या होता है और मीडियम इंटरप्राइजेस क्या होता है, कैसे आप डिफाइन करोगे कि क्या क्या है। तो देखते हैं। कुछ नहीं, माइक्रो क्या होता है, जो कंपनी 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करे, 1 करोड़ का क्या करे, इन्वेस्टमेंट 1 साल में, प्लस क्या करे, 5 करोड़ का उसका टर्नओवर हो, टर्नओवर कमाए वो 5 करोड़ वह कमाए टर्नओवर, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो एंटरप्राइज। समझ में आ गया। 1 करोड़ पैसा लगा रहा है और 5 करोड़ का उसकी कमाई उमाई हो रही, सब कुछ। गॉट इट, पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। अब स्मॉल क्या है, स्मॉल क्या है, अब स्मॉल क्या है, 1 to 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 1 to 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्लस 5 to 50 करोड़, 5 to 50 करोड़ का क्या होना चाहिए, टर्नओवर। अगर किसी कंपनी का ऐसा हो रहा है तो आप कह सकते हो क्या है, वह स्मॉल एंटरप्राइजेस। समझ में आ गया। अब मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होता है, मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होता है, 10 to 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 10 to 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्लस 50 to 250 करोड़ क्या होना चाहिए, टर्नओवर साल का। तब आप क्या कर सकते हो, यह मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब मीडियम कंपनी। समझ में आ गया। माइक्रो 1 करोड़ पैसा लगा गया और 5 करोड़ मतलब टर्नओवर हो रहा है। स्मॉल में 1 to 10 करोड़ लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 5 से 50 करोड़ तक टर्नओवर हो सकता है। और मीडियम जो है 10 से 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 50 से लेकर 250 करोड़ तक टर्नओवर हो सकता है। ऐसे कंपनी को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस रेस्पेक्टिवली। गॉट इट, समझ में आ गया। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जागरूकता लाने के लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, यह जो यूनाइटेड नेशन है इस डे को सेलिब्रेट करता है, मनाता है, और हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। गॉट इट, पक्का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट है
अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, ओके। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है क्या? यह एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है। उन्होंने अभी एक रिपोर्ट निकाला है। क्या रिपोर्ट है? क्या रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करता है। बायोगैस सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, विच स्टेट प्रोड्यूस द मैक्सिमम बायोगैस? फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश। ओके, ध्यान दीजिए, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बायोगैस कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पास कैपेसिटी है कि जितना कंट्री के अंदर बायोगैस प्रोड्यूस किया जा सकता है उसका 24% अकेले उत्तर प्रदेश जो है प्रोड्यूस कर सकता है। इतना ज्यादा कैपेसिटी उत्तर प्रदेश के पास है। समझ में आ गया? पक्का। और जो मीटिंग हुई थी ये कहाँ हुई थी, ये पूछा जा सकता है। जो मीटिंग है वो कहाँ हुई थी? मुजफ्फरनगर। आप लोगों को पता है कहाँ है मुजफ्फरनगर? ओके, मुजफ्फरनगर। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। अब आपको लगेगा ये बायोगैस क्या है? बायोगैस हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं। बायोगैस कैसे बनाते हैं? जो वेस्ट फूड होता है और जो वेस्ट एनिमल वेस्ट होते हैं उनके द्वारा हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैस में कौन से गैस मेन गैस होते हैं? मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ये सब गैसेज होते हैं। और जो बायोगैस है वो रिन्यूएबल गैस है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? रिन्यूएबल गैस है। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि जिसको रिन्यू किया जा सकता है वो है बायोगैस। गॉट इट। और उत्तर प्रदेश के पास मैक्सिमम कैपेसिटी है, 24 कैपेसिटी है, 24% है। पूरे जितना कंट्री में प्रोड्यूस किया जा सकता है उसका 24% उत्तर प्रदेश अकेले कर सकता है। समझ में आ गया? तो उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। इसमें ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रिपोर्ट को कौन रिलीज किया है? सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। ये क्या है? एक थिंक टैंक है, दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है जिसका काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। राइट। तो बायोगैस प्रोड्यूस करने में सबसे आगे कौन सा स्टेट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश। समझ गया? नो प्रॉब्लम। राइट। कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो कि फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी हो गया है, लिटरेट हो गया एक तरीके से, फुल्ली फंक्शनल लिटरेट? तो यूनियन टेरिटरी कौन सा है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ध्यान दीजिएगा, यूनियन टेरिटरी कौन सा? लद्दाख। अचीव्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी मोर देन 97%। मोर देन 97% यहाँ के लोग क्या हो गए? लिटरेट हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फंक्शनल लिटरेसी क्या होता है? फंक्शनल लिटरेसी क्वेश्चन तो आएगा दिमाग में। ये फंक्शनल लिटरेसी क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो क्या कर सकता हो? पढ़ सकता हो, पहली बात रीड कर सकता हो, राइट कर सकता हो और बेसिक कैलकुलेशन कर सकता हो जो उसके लिए और समाज के लिए जरूरी है। बेसिक कैलकुलेशन। ओके। बेसिक कैलकुलेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अगर उसको आता है तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल लिटरेसी बोलते हैं। ओके, फंक्शनल लिटरेट बोलते हैं। गॉट इट? पक्का? तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत इसको अचीव किया गया है। प्रोग्राम का नाम है अंडर उल्लास प्रोग्राम। उल्लास प्रोग्राम, अंडर उल्लास प्रोग्राम। उल्लास प्रोग्राम करता क्या है? कोई भी लड़का जो 15 साल का हो या उससे बड़ा हो, अगर वो
फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाता किसी कारणवश से, तो उसको इस प्रोग्राम के तहत इतनी शिक्षा दे दी जाती है जिससे कि वो क्या कर सके, रीड कर सके, राइट कर सके, वो बेसिक कैलकुलेशन कर सके। समझ में आ गया? अब ये उल्लास प्रोग्राम क्या है, अभी हम एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें हम जितने भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, उसमें एक एक करके। तो उसके अंदर उल्लास प्रोग्राम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? और ये उल्लास प्रोग्राम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंटर ने स्पॉन्सर किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया है। ये कब से कब तक रहेगा? 2022 से लेकर 2027 तक। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सबसे कम लिटरेसी किस स्टेट का है और सबसे अधिक। हम परसेंटेज नहीं बता रहे हैं, हम बता दे रहे हैं केरला का सबसे अधिक है और बिहार का सबसे कम है। बिहार का जो है लिटरेसी रेट वो 61% है, केरला का आप लोग बता दीजिएगा हमें। और जो हमारे देश का लिटरेसी रेट है एवरेज, उसको बता दीजिएगा कमेंट करके प्लीज। नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे आप लोगों को। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग केरला का जो लिटरेसी रेट है वो बताइएगा और हमारे देश का जो लिटरेसी रेट है उसको भी बताइएगा आप लोग। समझ में आ गया? नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। चेयरमैन ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया किसको बनाया गया? गोल्फ टूर ऑफ इंडिया को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीजीटीआई। किसको बनाया गया है? एक फेमस क्रिकेटर है, 1983 में उन्हीं के कैप्टेंसी के अंदर हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे क्रिकेट का, कपिल देव। उनको क्या बनाया गया है? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। अब जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाटा स्टील गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, टाटा स्टील प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिए, करंट पे हम लोग क्या इसका नाम है? टाटा स्टील प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। गॉट इट? अब कब से चल रहा है? पहली बार इसको कब क्रिएट किया गया था? 2006 में। पूछा जा सकता है क्योंकि चेयरमैन ही किसको नियुक्त किया गया है? कपिल देव को। फेमस पर्सनालिटी है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। हम लोग सोच नहीं पाएंगे क्योंकि ये गोल्फ से रिलेटेड है, तो हम लोग कपिल देव का नाम सोच ही नहीं पाएंगे। अगर आप पढ़े रहोगे तभी आप सोच सकते हो, ध्यान दीजिएगा। तो जो एग्जाम होता है बहुत थोड़ा स्मार्टली लिया जाता है एग्जाम, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पेन पिंटर प्राइज अवार्ड किसको मिला है? पेन पिंटर प्राइज अवार्ड किसको मिला है? अरुंधति राय को। अरुंधति रॉय को मिला है बाय ब्रिटिश लाइब्रेरी। ब्रिटिश लाइब्रेरी ने यह अवार्ड देती है हर साल, एवरी ईयर किसी न किसी को देती है। किसको देती है? जो यूनाइटेड किंगडम का सिटीजन हो, ध्यान देना, सिटीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके, आयरलैंड एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज कॉमनवेल्थ कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं। तो इनके सिटीजन को भी दिया जा सकता है। साहित्य में, लिटरेसी में, लिटरेचर में दिया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, किसको मिला है? अरुंधति राय को मिला। ऑडिट किसके द्वारा दिया जाता है? ब्रिटिश लाइब्रेरी द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन पिंटर प्राइज अवार्ड एवरी ईयर। ऑडिट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इंडियाज लार्जेस्ट लेपर्ड
safari has been opened. India's largest leopard safari has been opened. कहाँ पे? पहला क्वेश्चन, बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क. ओके, बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, पहला क्वेश्चन हो गया. कहाँ खोला गया? बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क. दूसरा, बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, किस स्टेट में है? ये कर्नाटका के बेंगलुरु में है. कर्नाटका के बेंगलुरु में है. मैं जा चुका हूँ, देख चुका हूँ. ओके, किसके बारे में न्यूज है? लेपर्ड. हाउ मेनी लेपर्ड्स हैज बीन रिलीज हियर? 8 लेपर्ड को छोड़ा गया है यहाँ पर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पूरे कंट्री में कितने लेपर्ड्स हैं? पूरे कंट्री में कितने ज्यादा लेपर्ड्स हैं? कितने लेपर्ड्स हैं? 13,874 लेपर्ड्स हैं. और सबसे ज्यादा किस स्टेट के अंदर लेपर्ड्स हैं? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 3,907 लेपर्ड हैं मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी. समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम. और तो पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम लेपर्ड कितने हैं इंडिया में? 13,874. मैक्सिमम लेपर्ड किस स्टेट में है? 3,907 लेपर्ड जो है मध्य प्रदेश में. गॉट इट? पक्का? और जो बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, इसको 2004 में बनरघट्टा नेशनल पार्क बना दिया गया. बनरघट्टा नेशनल पार्क बना दिया गया. गॉट इट? नो प्रॉब्लम. तो आपके पास कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी है कहाँ पर है? तो बनरघट्टा जो नेशनल पार्क है वहां पर है. बनरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटका में. गॉट इट? और मैक्सिमम लेपर्ड कितना है कंट्री के अंदर? 13,874 है. और सबसे ज्यादा किस स्टेट के अंदर है? 3,907 जो है इसके अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर. गॉट इट? नो प्रॉब्लम. तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, 10th फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी, डेयरी मतलब दूध दही, डेयरी फेडरेशन. रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस. फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? इंडिया के कोची में. ओके, केरला में. कहाँ हुआ था? कोची में. समझ में आ गया? इस साल का जो थीम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा. थीम जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. क्या है? फार्मर सेंट्रिक, फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन, इनोवेशन इन डेयरी इंडस्ट्री. यह थीम है, फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन होना चाहिए. मतलब जो रिसर्च और डेवलपमेंट हो वह फार्मर सेंट्रिक होना चाहिए, किसान को केंद्र मानकर होना चाहिए, जिससे कि किसान की आय बढ़े, इनकम बढ़े और उसको कॉन्फिडेंस मिले, जिससे कि वह अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सके? डेयरी सेक्टर में कर सके और अधिक से अधिक दूध का उत्पादन कर सके. क्योंकि यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या हो सकता है? मान लीजिए सूखा आ गया या फ्लड आ गया, तब पर भी इस सेक्टर से अगर डेयरी सेक्टर में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है फार्मर्स ने, तो आराम से वहां पर कमा सकते हैं. समझ में आ गया? एक तरीके से क्या हो सकता है? यह सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है किसानों को. गॉट इट? पक्का? तो ध्यान दीजिए, कहाँ हुआ था यह? कोची. कहाँ पे? केरला में. तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्या? फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? कोची, केरला. गॉट इट? नो प्रॉब्लम. तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरी इंडस्ट्री. गॉट इट? नो प्रॉब्लम. तो आज के लिए बस इतना ही. जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग. बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा आप लोग.